नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं हूं भरत सर। आप सबका स्वागत करता हूं मेरी इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है प्रमुख स्टडी YouTube चैनल। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इसी वीडियो के माध्यम से जो विद्यार्थी 8वीं कक्षा में गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा है। विद्यार्थी मित्रों, इसी वीडियो के माध्यम से चैप्टर नंबर 8 माँ कह एक कहानी हिंदी विषय में हमने दो आगे भी वीडियो बना के रखी है, पार्ट 1 और पार्ट 2। और आज जो वीडियो बनने वाला है वो वीडियो पार्ट 3 है। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम चैप्टर नंबर 8 माँ कह एक कहानी की वर्कबुक की चर्चा करने वाले हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, चलते हैं वर्कबुक की ओर। विद्यार्थी मित्रों, जिस चैप्टर की हम चर्चा करने वाले हैं वर्कबुक में, वो चैप्टर ये रहा आपके सामने, माँ कह एक कहानी, जो एक कविता है। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, हो जा रेडी चर्चा के लिए। विद्यार्थी मित्रों, वर्कबुक का पहला प्रश्न ये रहा। प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें नंबर 1, कहती है मुझसे यह खाली जगह, तू मेरी नानी की बेटी। जवाब है चींटी। नंबर 2, तात खाली जगह करते थे तेरे जहां श्रुति मनमानी। जवाब है भ्रमण। नंबर 3, चौंक उन्होंने उसे उठाया नया, खाली जगह सा उसने पाया। जवाब है जन्म। नंबर 4, गई बात तब खाली जगह में सुनी सभी ने जानी। जवाब है न्यायालय। नंबर 5, कोई खाली जगह को मारे तो क्यों दूसरे न उसे उबारे। जवाब है निरपराध। विद्यार्थी मित्रों, वर्कबुक का प्रश्न नंबर 2, काव्य पंक्तियां लिखिए। यहाँ वाक्य दिए गए हैं और उसी वाक्य के अनुसंधान में हमें काव्य पंक्ति ढूंढकर लिखनी है। तो पहला वाक्य है, माँ तू मुझे एक कहानी सुना। माँ ने कहा, तूने मुझे अपनी नानी समझा है। तो इस वाक्य की काव्य पंक्ति है, माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। नंबर 2, पक्षी जब कलकल स्वर में गाते थे, तब ऊपर से घायल हंस गिरा और उसकी हानि हुई। तो उसकी काव्य पंक्ति ये रही, गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा विध होकर खग सर से, हुई पक्ष की हानि। वाक्य नंबर 3, कोई निरपराध को मारे तो दूसरा कोई उसे बचाए। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यही न्याय मिला। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे। रक्षक और भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। प्रश्न नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर लिखे। नंबर 1, राहुल के पिताजी कहां भ्रमण करते थे, कब। जवाब है राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण करते थे। नंबर 2, आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा। उसका जवाब है आखेटक ने राहुल के पिताजी से अपना शिकार मांगा। नंबर 3, उपवन की शोभा कैसी थी। जवाब है
उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उन फूलों पर ओस के बिंदु चमक रहे थे। हवा के हल्के झोंकों से जब वे बूंदें एक दूसरे से मिलती थी तो उनमें लहर सी उत्पन्न हो जाती थी। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी कल कल स्वर में गा रहे थे। इस प्रकार उपवन की शोभा थी। नंबर 4, माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? जवाब है, पुत्र छोटा था पर बुद्धिमान था। माँ से कहानी सुनकर उसे पक्षी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। उसने कहा कि यदि कोई किसी निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय में दया की भावना होनी चाहिए, इसीलिए रक्षक हमेशा भक्षक से बड़ा होता है। प्रस्तुत कथा काव्य का संक्षेप में सार लिखे। प्रश्न नंबर 5 है ये। राजकुमार सिद्धार्थ तप करने के लिए घर बार छोड़कर वन में चले गए। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। राहुल उनका पुत्र था। एक दिन राहुल ने मां से कहानी सुनने का आग्रह किया। तब यशोधरा ने उसे एक सिद्धार्थ के बचपन की कहानी सुनाई। एक सुबह सिद्धार्थ बगीचे में घूम रहे थे। अचानक बाण से घायल एक हंस उनके पास आकर गिरा। सिद्धार्थ ने उसे उठा लिया। थोड़ी देर में हंस को घायल करने वाला शिकारी वहां आ पहुंचा। उसने राजकुमार सिद्धार्थ से अपना शिकार मांगा। सिद्धार्थ ने उसे हंस देने से साफ इनकार कर दिया। शिकारी बोला, यह हंस मेरे बाण से घायल हुआ है, इसीलिए यह मेरा है। सिद्धार्थ ने कहा, उसे मैंने बचाया है, इसीलिए हंस पर मेरा अधिकार है। दोनों के बीच में विवाद छिड़ गया। अंत में मामला न्यायालय में पहुंचा। यशोधरा ने राहुल को इतनी कहानी सुनाकर राहुल से पूछा, अब तू बता कि घायल हंस पर किसका अधिकार है? राहुल ने सोच समझ कर कहा, इस मामले में न्याय दया के पक्ष में होना चाहिए। जिसने घायल हंस को बचाया उसी को हंस मिलना चाहिए, क्योंकि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। मां ने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा, तूने कहानी सुनी ही नहीं, उस पर विचार भी किया। तुझसे ऐसे ही न्याय की अपेक्षा थी। विद्यार्थी मित्रों, वर्कबुक का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखें। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ एक वचन और बहुवचन की बात की गई है। थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है कि एक वचन और बहुवचन में क्या फर्क है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस दिए गए हैं और रेड बॉक्स में यानी कि लाल बॉक्स में जो शब्द लिखे हैं वो सारे शब्द एक वचन में हैं और इन्हीं शब्दों को हमें बहुवचन में तब्दील करना है और तब्दील करने के बाद ये वाक्य दोबारा हमें लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। बाद में आप सारे सेंटेंसेस आप अपने आप भी बना सकते हो। यहाँ मैं आपको बना के भी दूंगा। तो पहला सेंटेंस का जवाब ये रहा। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे देखो, लड़की जो शब्द हमने अंडरलाइन किया है, जो रेड बॉक्स में है, उसका बहुवचन किया तो लड़की की जगह लड़कियों, ठीक है। और सलवार जो है, सलवार की जगह बहुवचन हुआ सलवारें, यानी कि सेंटेंसेस इस प्रकार बनेगा, लड़कियों ने नई सलवारें पहनी। तो विद्यार्थी मित्रों देख सकते हो, यहाँ लड़की जो एक वचन था वो बहुवचन हो गया लड़कियों, सलवार जो एक वचन था उसका बहुवचन हो गया सलवारें। तो इस तरह से वाक्य भी बहुवचन वाला हो गया, लड़कियों ने नई सलवारें पहनी।
इसी प्रकार जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पे है उसके सेंटेंसेस यहाँ पे इस तरह से बनेंगे, एक वचन में से बहुवचन। नंबर 2, अध्यापक ने छात्रों को कहानी सुनाई। यहाँ पे 3 शब्द जो है वो एक वचन है, अध्यापक, छात्र और कहानी। तो इन्हीं शब्दों को हमें बहुवचन में तब्दील करना है। तो देखो, अध्यापकों ने छात्रों को कहानियां सुनाई। तो देखो, अध्यापक का अध्यापकों हो गया, छात्र का छात्रों हो गया, और कहानी शब्द का कहानियां, यानी कि एक वचन से हमने बहुवचन में तब्दील किया और वाक्य भी बहुवचन वाला बन गया। इसी तरह वाक्य नंबर 3, प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री से देश की समस्या पर बातचीत की। यहाँ पे 2 शब्द जो है वो एक वचन के हैं, मंत्री और समस्या। तो इसको हम बहुवचन में बदलते हैं तो वाक्य इस तरफ बनता है, प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से देश की समस्याओं पर बातचीत की। तो देखो, यहाँ मंत्री एक वचन था, उसका हो गया मंत्रियों बहुवचन। समस्या शब्द एक वचन था, उसका बहुवचन में तब्दील करने के बाद समस्याओं शब्द बन जाता है। तो इस प्रकार ये वाक्य बहुवचन बनता है। नंबर 4, पत्रिका में जो कविता छपी है वह बहुत मनोरंजक है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ भी 3 शब्द है जो एक वचन के हैं, पत्रिका, कविता और वह। इन्हीं शब्दों को हमें बहुवचन में तब्दील करना है। तो वाक्य इस प्रकार बनेगा, इन पत्रिकाओं में जो कविताएं छपी है वे बहुत मनोरंजक है। तो विद्यार्थी मित्रों, देख सकते हो, पत्रिका का जो एक वचन शब्द था वो बहुवचन बन के क्या हो गया, पत्रिकाओं। कविता जो एक वचन था उसका बन गया कविताएं, और वह जो एक वचन था वो बन गया वे। यानी कि इन पत्रिकाओं में जो कविताएं छपी है वे बहुत मनोरंजक है। इस प्रकार इस वाक्य एक वचन का पूरा बहुवचन वाक्य हो गया। आगे का वाक्य है, लू चलने के कारण लता सूख गई है। यहाँ एक ही शब्द जो है वो एक वचन है और वो शब्द है लता। तो विद्यार्थी मित्रों, इस लता को हमें बहुवचन में तब्दील करना है और सेंटेंस को भी बहुवचन में तब्दील करना है। तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार बनेगा, लू चलने के कारण लताएं सूख गई है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने देखा कि एक वचन वाले जो शब्द है उसे बहुवचन में तब्दील करने के बाद नए सेंटेंस भी बनाए हैं। विद्यार्थी मित्रों, वर्कबुक का अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, काल पहचानिए। यानी कि काल शब्द का अर्थ है समय, और समय को 3 विभागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 वर्तमान काल, नंबर 2 भूतकाल और नंबर 3 भविष्य काल। इस प्रकार 3 काल में विभाजित किया गया है समय को। तो विद्यार्थी मित्रों, टेक्स्ट बुक्स में ऑलरेडी हम काल के बारे में पढ़ चुके हैं और समझ भी चुके हैं। यहाँ के सिर्फ जो सेंटेंसेस होंगे, यानी कि वाक्य जो होंगे, उस वाक्य को हमें पहचानना है कि किस काल का ये वाक्य है। तो आइए देखें। नंबर 1, कर्ण ने धीरे से नेत्र खोले। यानी कि इस सेंटेंस में, इस वाक्य में क्रिया खोलने की हो चुकी है, इसीलिए जो हो चुकी है क्रिया उसे हम क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। नंबर 2, तारे सुबह तक चमकेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, तारे को चमकने की क्रिया अभी होने वाली है, ठीक है। तो होने वाली जो क्रिया होगी उस काल को क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं, क्योंकि अभी ये क्रिया हुई नहीं है और हो चुकी भी नहीं है, होने वाली है, इसीलिए भविष्य काल है। नंबर 3, नदी में बाढ़ आई थी। विद्यार्थी मित्रों, नदी में बाढ़ आई थी यानी कि ये क्रिया ऑलरेडी हो चुकी है, और हो चुकी है उसे हम क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। नंबर 4, स्त्रियां पानी भर रही थी।
तो ये भी क्रिया हो चुकी है, तो उसको हम बोलेंगे भूतकाल। नंबर 5, एक लड़का गीत गाते हुए आया, यानी कि गीत गाने की प्रक्रिया अभी चालू है और गाते गाते वो आ रहा है, इसीलिए ये सेंटेंस बनेगा वर्तमान काल। आगे का सेंटेंस है मितेश गेंद खेल रहा है। देखो अभी गेंद खेल रहा है यानी क्रिया भी चालू है, तो चालू क्रिया जो है उसे हम कहेंगे वर्तमान काल। विद्यार्थी मित्रों, वर्कबुक का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखें अपने शब्दों में। काव्य पंक्ति कुछ इस प्रकार है। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु जिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। राहुल ने पूछा, रहलाता था पानी? हाँ हाँ, यही कहानी। इस पंक्ति का भावार्थ कुछ इस प्रकार बनेगा। बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे, उन पर ओस की बूंदें चमक रही थी, हवा के हल्के हल्के झोंकों से फूल हिल रहे थे, उन पर ओस का पानी लहराता था। राहुल ने पूछा, क्या उन पर पानी लहराता था? हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुननी है। काव्य पंक्तियों का भावार्थ। पंक्ति नंबर 2, तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहां सुरभि मनमानी। राहुल ने पूछा, जहां सुरभि मनमानी? हाँ माँ, यही कहानी। इस काव्य पंक्ति का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। मेरे बेटे, तू बहुत जिद्दी है। अच्छा तो सुन, एक दिन बड़ी सुबह तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे। उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। वहां मनपसंद खुशबू फैली हुई थी, ऐसा राहुल ने पूछा। हाँ माँ, यही कहानी सुनाओ। विद्यार्थी मित्रों, वर्कबुक का अगला प्रश्न है चित्र के आधार पर काव्य को पूर्ण कीजिए। तो आपके सामने ए चित्र है, एक लड़का और एक लड़की दोनों मिलकर जमीन में एक पौधा बोते हैं और इस पर हमें काव्य लिखना है। तो काव्य इस प्रकार बनेगा। माँ मुझको भी पौधा दे दे, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा, रोज उसे दूंगा मैं पानी, बता गई है जैसे नानी। जब वह पौधा पेड़ बनेगा कितना सुंदर हमें लगेगा, वायु प्रदूषण फैल रहा जो, उसको मार भगाऊंगा, माँ मुझको भी पौधा दे दे। इस प्रकार इस चित्र के आधार पर काव्य बन गया है। विद्यार्थी मित्रों, वर्कबुक का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, अकबर बीरबल की कहानी लिखें। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने कहा, जहां पना, दुनिया में शक्तिशाली सूरज है। बादशाह ने पूछा, कैसे? तब बीरबल ने बादशाह को निम्नलिखित कहानी सुनाई। एक दिन एक बार हवा, पानी और सूरज में बहस छिड़ गई। तीनों स्वयं को सबसे अधिक बता रहे थे। एक देवदूत ने उन तीनों की बात सुनी। उसने कहा, देखो वह यात्री कोट पहनने जा रहा है, जो उसका कोट निकलवा दे वही सबसे अधिक शक्तिशाली है। सबसे हवा आगे बढ़ी और तेज चलने लगी। उसने तूफानी रूप ले लिया। यात्री को कोट फड़फड़ाने लगा, यानी कि यात्री का कोट फड़फड़ाने लगा। उसने हाथ से कसकर कोट को पकड़े रखा।
आखिर हवा ने हार मान ली। अब पानी ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। जोर से बारिश होने लगी। यात्री पूरी तरह भीग गया, पर उसने कोट नहीं उतारा। अंत में सूरज की बारी आई। इतनी तेज धूप निकली कि यात्री गर्मी सहन न कर सका। वह पसीना पसीना हो गया। परेशान होकर उसने कोट निकाल दिया। सबने सूरज की शक्ति का लोहा मान लिया। बादशाह ने बीरबल की बात का समर्थन किया। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी से हमें कुछ सीखना चाहिए। हमें अपनी शक्ति का गर्व नहीं करना चाहिए, लेकिन जो हमारे अंदर जो हमारी क्रिएटिव एक्टिविटी है, जो हमारी अंदरूनी ताकत है, उसे बाहर लाना जरूरी है, क्योंकि ताकि हमारे देश को हमारी शक्ति से कुछ लाभ हो सके। इसीलिए विनम्रता से, अभिमान नहीं होना चाहिए। वर्कबुक का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। काल पहचान कर लिखे। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ कुछ सेंटेंसेस हो गए, उसे हमें पहचानना है और काल लिखना है। नंबर 1, रजत गा नहीं रहा था, कविता बना रहा था। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो क्रिया हो चुकी थी, इसीलिए यहाँ बनेगा भूतकाल। नंबर 2, हाँ भैया, अब मैं तेरी बात मानूंगा। यानी कि बात मानने वाला है, यानी कि कब मानेगा पता नहीं, लेकिन मानने वाला है, यानी कि मानूंगा। इसलिए यहाँ क्रिया हुई नहीं है, होने वाली है, इसीलिए यहाँ बनेगा भविष्य काल। नंबर 3, मैं मौन रहकर तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। यहाँ सेवा करने की क्रिया चालू है, इसीलिए यहाँ बनेगा वर्तमान काल। नंबर 4, तुम्हें देखकर मेरा हृदय शीतल होता है। यानी कि ये भी क्रिया हो रही है, इसीलिए यहाँ बनेगा वर्तमान काल। तो विद्यार्थी मित्रों, ये थे काल पहचान कर हमें लिखना था। विद्यार्थी मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? जो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ विद्यार्थी मित्रों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसीलिए। तो विद्यार्थी मित्रों, ये था चैप्टर 8 का माँ कह एक कहानी का तीसरा वीडियो, यानी कि वर्कबुक का वीडियो। अब अगले वीडियो तक, जब तक नया वीडियो आता है, तब तक के लिए नमस्कार। जय स्वामीनारायण।